और सामने बैठे सभी विद्वतजन। हालांकि हमारे पूर्व वक्ताओं ने हमारा काम बहुत हल्का कर दिया है, क्योंकि अभी रामनाथन जी ने बताया केमिकल का क्या कॉन्सेप्ट था, उसमें वैदिक काल में कौटिल्य के माध्यम से कौटिल्य ने जो लिखा है उचित किया है, उसका उन्होंने अच्छे ढंग से वर्णन किया है। और सबसे अच्छी बात तो ये मुझे अभी जो पंडित जी ने लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से जो आए हैं, उन्होंने जो लास्ट में एक बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक बात उन्होंने कहा था कि सुनना है और कहना भी है। तो कल से मैं सुन रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, अब मौका मिला है पंडित जी कहने का। और लास्ट में मुझे और प्रसन्नता है कि आप जाते जाते विज्ञान को अप्रिशिएट करते गए और विज्ञान के बारे में बहुत कुछ अच्छी बात आप बोल गए, अच्छी बातों को बताया। हालांकि ये जो विषय है आज का, वैदिक विज्ञान के विविध आयाम हैं, तो वैदिक काल की चीज़ों को देखना है। जो लोग कल थे रहे होंगे कि नोट स्पीकर जो सुब्रमण्यम जी थे, उन्होंने जो काफ़ी जिक्र किया है कि भाई हमारे इसमें विभिन्न आयाम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं तो केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने वहाँ देखा कि केमिकल साइंस, जिसको उन्होंने पदार्थ विज्ञान और बाद में लास्ट में केमिस्ट्री का जिक्र किया, हेल्थ साइंस का जिक्र किया, एग्रीकल्चर का जिक्र किया, तो एग्रीकल्चर का यहाँ काफ़ी वर्णन हुआ है। एग्रीकल्चर में मैं जब विद्यार्थी था उन दिनों जैसा बताया पंडित जी ने कि 65-67 के समय में केमिकल फर्टिलाइजर का जमाना आया था, हिंदुस्तान में खाने की कमी थी। मैं उस समय इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था और उसके बाद के काल में लोगों ने पेस्टिसाइड पर काम करना शुरू किया। तो मेरे गुरु जी जो यहाँ के भूतपूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर रस्तोगी से मैंने कहा कि मैं अभी थोड़ा हट के पेस्टिसाइड पर काम करना चाहता हूँ, 2-4 पेपर छापना चाहता हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है और इस समय के अनुसार मैं काम करूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ दिल्ली या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और वहाँ जा कर के देखो। तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, देख रहा था एग्रीकल्चर की लाइब्रेरी में, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मंत्राज एज ए पेस्टिसाइड। मंत्रों का उपयोग पेस्टिसाइड के रूप में कैसे किया गया है, सही उच्चारण, क्या इंटेंसिटी होगी मंत्रों का, कितना आप साउंड वेव वेलोसिटी देंगे, कितना आप उस पर बल देंगे। तो ये बात को मैंने प्रूव करना चाहा, क्योंकि ये बात कह गई कि मंत्राज एज ए पेस्टिसाइड, मंत्रों के उच्चारण से का प्रभाव जो है हमारे एग्रीकल्चर में क्रॉप के प्रोटेक्शन में यूज होता है, ऐसा कह गए थे। और बाकी डिटेल दिया हुआ था, बाद में मैंने उस पर लेख भी लिखा है। वो बहुत पुरानी बात है, ये 76 की बात है, 76 के आसपास की। तो लेकिन जो अभी बात आई है सामने कि भाई इसका हमारे पास वो प्रमाण होना चाहिए। जैसे कल से ही बात आ रही है कि हम बहुत कुछ कह जा रहे हैं चीज़ों को, और वेद में तो लिखा है, वेद में लिखा है, और आपके तमाम हमारे जो लेखक रहे हैं, अर्थशास्त्र को भी उन्होंने माना कि ये हमारे वैदिक का सबसे बड़ा आयाम है। अर्थशास्त्र को जैसा कौटिल्य के से लेकर के हमारे रामनाथन जी ने वर्णन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और तो वहाँ पर जो प्रयोग की बात आती है, भाई परीक्षण करें कि जो ये कहा गया है सही है कि नहीं, इस पर हमको बहुत ज़्यादा जोर देना है। मेरा ये कहना है कि जो बातें कही गई हैं, बहुत सी चीज़ें सही भी हैं, उसका हमने एक उदाहरण ले करके और देखना शुरू किया। तो सिंपल सी चीज़ मैंने किया, आप भी अपने घर पे जाके कर सकते हैं। मैं पूजा करता हूँ जब सवेरे, तो शंख भी बजाता था, अब थोड़ा सा आजकल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं अक्सर बजाता था। तो देखता था कि गुड़ पर जो चींटे बैठे हुए हैं, अगर आप शंख का ध्वन करते हैं तो ये तुरंत भागना शुरू करते हैं, तुरंत भागना शुरू करते हैं। तो इससे बढ़िया प्रमाण मुझे कोई नहीं मिला, तुरंत भागना शुरू करते हैं। मंत्रों का इतना बड़ा प्रभाव है। और तो हमारे लेखक ने जो मंत्राज एज ए पेस्टिसाइड लिखा था एग्रीकल्चर के विद्वान ने, वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था। हम कभी कभी श्लोक को पढ़ते हैं तो श्लोक के ध्वन में नहीं पढ़ते हैं। अगर हम उसके वेग को ध्यान दें, जैसा वैज्ञानिक रूप में मैं कहूँ, उसकी इंटेंसिटी को ध्यान दें, तो वो गति पकड़ेगा और प्रभावी होगा। कहते हैं ये पंडित जी आए और इन्होंने अच्छा इतना बढ़िया पूजा करा दिया कि मेरा कष्ट ही कट गया।
बहुत बढ़िया पूजा कराया और ऐसा वर्णन किया इन्होंने कि बहुत अच्छा लगा। इस तरह की बातें जो हमारे वेदों में हैं, ये हमारे मनीषी जो मंचासीन हैं या और लोग विद्वान जन जो यहाँ बैठे हैं, उनको ये चाहिए कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में इनको लाने की कोशिश करें। हमारे पंडित जी सामने बैठे हुए हैं जो हम पूजा कराते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं, और इनसे भी मैंने इस तरह का वर्णन किया है। उपेंद्र जी की देन है, उपेंद्र जी ने हमको दिया था इनको। तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ बातें हैं जो वैदिक काल में वर्णन है, उसमें मैं केमिकल साइंस से कुछ थोड़ा बहुत बात आपसे करना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के बारे में क्या कहा, केमिस्ट्री क्या थी, केमिस्ट्री की स्थिति क्या थी। रामनाथन जी ने पहले ही बताया भाई गोल्ड और सिल्वर ये दो एलिमेंट ऐसे थे जिनके बारे में उस समय था। जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, ठीक है, एलिमेंट का परिमार्जन तो करते थे, उत्कर्षण भी करते थे, तमाम विधि बताए, एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस बताया और बताया कि कैसे हम, सबसे बड़ी बात जैसे रामनाथन जी ने भी बोला कि 3 तत्वों को मिला करके जो हमारे लाए हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट उसमें बना दिया था। ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये सब चीजों का डिस्क्रिप्शन हमारे वैदिक काल में मिलता है अगर हम जाकर के केमिकल साइंस का देखें। लेकिन जो सबसे मुझे बहुत रुचिकर चीज लगी कि उन्होंने इतना तक गणना कर डाला था वैदिक काल में केमिस्टों ने कि ये बता दिया कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि गोल्ड का अमलगमेटेड फॉर्म में गोल्ड था, यहाँ हमारे मंदिर के ऊपर भी वहां जाइए तो लिखा हुआ है कि मरकरी से शास्त्री जी ने गोल्ड बना दिया। ये बात हमारे वैदिक काल में है और बहुत सही। और जैसे कि उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोरोजन है, रस्टिंग की प्रोसेस है, हम लोग सभी जानते हैं कोरोजन और रस्टिंग होती है एलिमेंट के ऊपर, तो उसका जो सीक्वेंस है किस एलिमेंट में कितना होगा, किसमें सबसे ज्यादा होगा, किसमें सबसे कम होगा, ये वैदिक काल के हमारे केमिस्ट्री में अगर आप लोग पूछते हैं तो वहां ये मिलता है। तो कहा कि गोल्ड लीस्ट कोरोडेड है और ये सही बात हमारे मॉडर्न साइंस में भी मिलता है। तो इस जो संस्थान है, ये जो हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना ही सरकार ने ऐसा किया, इसके लिए किया है। और उसी क्रम में जैसे कि इसको ये बिल्डिंग जो बनी है, जहां तक मुझे मालूम है, अब इसमें एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे। प्रयोगशालाओं का कॉन्सेप्ट वैदिक काल में ही है और सबसे बड़ी नसीहत लेना है बनाते समय प्रयोगशालाओं को कि हमारे वैदिक काल में वो उसमें लिखा हुआ है कि पेड़ों के वृक्षों की छाया में, वृक्षों का वृक्ष लगे हुए हों, तालाब हो बगल में, जमीन शुद्ध हो और दीवार उठी हुई हो, ऐसी स्वच्छता का ज्ञान। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह प्रयोगशालाएं होती थी, वस्तुतः वो जगशालाएं थी। हवन की बात, जैसा आपने पंडित जी ने कहा, हवन की बात, उससे चीजों को वो देखते थे, सुनते थे और बताते थे, उसका प्रयोगशाला करके बताते थे। प्रयोगशाला क्योंकि उस समय ऐसा तो था नहीं जैसा आज के मॉडर्न एज में है, तो कैसे वो बता देते थे। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता कि वो जो बात कहे हैं वो कोई एक भी बात गलत नहीं है। मेटलर्जी की बात आई सामने सवेरे, मेटलर्जी की बात है, इतना बढ़िया मेटलर्जिकल कॉन्सेप्ट वैदिक काल में दिया हुआ है। उसको पढ़ने से एक मेटलर्जिस्ट को बहुत आइडिया मिलती है कि हम आगे काम कैसे कर सकते हैं। मेटल के एक्सट्रैक्शन की बात है, मेटल से मेटल के रिएक्शन की बात है और उनके एप्लीकेशन की बात है और कहां से तमाम चीजों को करके दिखाया। बाद में लोगों ने, रसशास्त्र के लोगों ने कुछ मिट्टी लेकर के, कुछ जगहों की बातें, कुछ जगहों का पत्थर लेकर के, कुछ जगहों के वनस्पतियों को लेकर के काम किया। और एक और आयाम उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं कि मेटल टॉक्सिक होता है। जब सबसे पहले एंटी कैंसर ड्रग मेटल से बनाई गई, प्लेटिनम की कंपाउंड, तो लोगों ने सबसे बड़ा प्रश्न उठा दिया, काम करने वाला थीसिस था, उसके खिलाफ उठा दिया कि मेटल से बनी हुई चीज तो टॉक्सिक होती है, क्या फायदा है, दवा के रूप में काम नहीं आएगा। लेकिन हमारे वैदिक काल में देखिए, वो मेटल का पहले परिमार्जन करते थे, उसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव कैसे करते थे, उनको अपने एक्सपीरियंस से वो देखते थे, वनस्पतियां उनको खोजते थे,
मुझे अच्छी तरह से याद है, जोशी जब मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, वहाँ बोल रहे थे, वाटर प्यूरिफिकेशन की बात आ रही थी, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इस नदियों में रहते हैं और वो हमारे प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा साधन है, वो प्यूरिफिकेशन करते हैं। आप बाकी की चीजों को छोड़ दीजिए। हमारे मनीषी उस समय के कार्य आपको मिलेगा, इनका नागार्जुन की किताब में मिलेगा और लोगों की किताबें हैं, उसमें आप पाएंगे। तो आप देखेंगे कि कितना सुंदर वैदिक काल में रसायन केमिकल साइंस का डिस्क्रिप्शन है और उससे बहुत सी चीजों का डिस्क्रिप्शन है। वो कहते हैं कि ये फला, जैसे संस्कृत के पंडित जी लोग संस्कृत में बोलते हैं, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इस हर्ब को लेकर के उसके उसमें डाल दिया जाए इसको धातु को, मेटल्स को, तो थोड़े समय के बाद उस मेटल की टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। उस मेटल को हम ड्रग के रूप में यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल बहुत डेवलप था, जिसको हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के बारे में वनस्पतियों के माध्यम से वैदिक काल में कितने केमिकल निकालते थे और उस केमिकल से लोगों के रोगों का निदान करते थे। और उन लोगों के निदान में कभी कभी दूसरे एलिमेंट का एलाय का वर्णन बना करके, उसका वर्णन बना करके उससे देखते थे। और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत डेवलप हुए उस पीरियड में। उन्होंने डेवलप किया तमाम तरह के पत्थरों को लेकर के उनकी एनालिसिस करके उसमें क्या है कैसे है आप देखेंगे। 10 साल की तमाम किताबों में और भी किताबों में देखेंगे तो कैसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट वो बनाते थे सर्जरी के लिए, चरक, और वो आपको मिलेगा किताबों में और आज के मॉडर्न किताबों में भी मिल जाएगा। 10 साल की किताबों में मिल जाएगा कि वैदिक काल में कैसे लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते थे। तो कल से और मनीषी लोग जो आए थे कल, उनका सबका जोर यही था कि हम इस केंद्र की स्थापना के अनुरूप ये हमारे कोऑर्डिनेटर उपेंद्र जी धन्यवाद के पात्र हैं, वो काम कर रहे हैं उस दिशा में कि हमको ये देखना है। और ये मुझे जहाँ बताया गया कि प्रयोगशाला बनेगी, इसमें केमिस्ट्री के लोग भी, फिजिक्स के लोग भी और लोग भी आएंगे और वो जो चीजें हमारी डेटा वैदिक काल में दी हुई है उस डेटा को लेकर के आज मॉडर्न साइंस के एंगल से उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, देखेंगे कितना सही है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा वैदिक काल की जो वैदिक काल का जो विज्ञान है और विज्ञान की बात आई, जहाँ तक ज्ञान और विज्ञान की बात हमारे लोगों ने किया तो भाई ज्ञान विज्ञान सहितम जग ज्ञात्वा मोक्ष से हत्वा, ये हमारे गीता में लोगों ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा और कहा भी हमारे पंडित जी ने। ज्ञान और विज्ञान के दोनों अलग अलग नहीं है। जब मैं विद्यार्थी था एमएससी में तो हमारे वाइस चांसलर आए थे केमिकल सोसाइटी का उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने यहीं से शुरू किया कि बताओ ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है। लड़कों ने पूछा था बताइए ज्ञान क्या चीज है, आप कहते हैं ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिससे हम ये जान जाए कि हम क्या नहीं जानते। अब बताओ विज्ञान भी यही करता है, विज्ञान भी करता है, कोशिश करता है कि वो चीज जाने जिससे हम नहीं जानते हैं, तो चाहे अनुभव के आधार पर चाहे वो ज्ञान के आधार पर। और एक जो सबसे बड़ी विधा है मुझे जहाँ तक समझ में आता है और मैंने डेवलप भी किया है, इंट्यूशन, जो छठा इंद्रिय बोलते हैं, छठी इंद्रिय है। जब व्यक्ति काम में लगा रहता है, उसका उस पर ध्यान रहता है तो व्यक्ति को इंट्यूशन आता है। मैं आपको सही बताऊं, यहाँ 100% सत्य बता रहा हूं कि मैं जापान में था और 6 महीने तक मैं कुछ समझ नहीं पाता था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और लगातार उस पर काम करता रहता था। एक दिन ट्रेन में जाते मेरे समझ में आ रहे मैंने ये तो किया ही नहीं, और वही हमारा सफल रिसर्च हुआ और वही हमारी सफलता मिली। तो मैंने तब से माना है इंट्यूशन व्यक्ति को, वैज्ञानिकों को भी इंट्यूशन खूब आता है और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि हमारे मनीषी जो थे, और जल की बात आप करते हैं, एक्वा टेक्नोलॉजी आज के जमाने में चल रही है, इस पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। एक्वा टेक्नोलॉजी कि पानी का जो स्वरूप है उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लोगों ने किया है। तो कहते हैं वाटर दे नेचर, विदेशों में वाटर दे नेचर, नेचर का पानी अगर मिलता है वो सबसे महंगा होता है। तो क्यों कहते थे हमारे ऋषि मुनि जितने थे ज्ञानी थे
वो जंगलों में रहते थे और वहाँ का उनको जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी, और जो पानी पीते थे वही शुद्ध पानी है। उसका जो स्टैंडर्ड वाटर है, वाटर के नीचे नेचर से गिरा हुआ झरने से डायरेक्ट पानी आने वाला पानी, वही हमारा शुद्ध पानी है। और उसका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का पानी अगर हम आप पीते हैं तो हमको रोग नहीं होना चाहिए। ऐसा चले, क्योंकि सारी क्रियाएं, शारीरिक सारी क्रियाएं जो है वो वाटर के माध्यम से हो रही है, पानी के माध्यम से हो रही है। पानी में अगर इम्प्योरिटी है, पानी अगर आप गलत पीते हैं तो उसमें आपके चांसेस हैं कि आप कंटामिनेटेड हो सकते हैं। तो मित्रों, ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें मैं तो यही कहूँगा कि केंद्र के माध्यम से और अपने स्वयं के माध्यम से कि रसायन शास्त्र के लोग विद्वान यहाँ जुटे हुए हैं, इसमें पढ़ाते हैं, आते हैं, और भी हमारे एग्रीकल्चर के भी विद्वान बोलेंगे, ये बिलाल साहब, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, और अभी लोग बोलते ही हैं, हमारे आईटी के लोग मिल करके सत्यता की तरफ ध्यान दें। और हमारे प्रश्न उठता है, कल ये भी प्रश्न आया कि हम क्या जानते हैं क्या सत्य है। विज्ञान में किसी ने कहा कि भाई आज हम कहते हैं कि ये सत्य है, कल हम कोई आविष्कार करके आगे उसको सत्य को कहेंगे आज ये सत्य है। हमारे तमाम सूचनाएं मिली तो सत्यता पर भी प्रश्न उठता है कि क्या सत्य है। लेकिन जो ज्ञान निहित है वैदिक काल पीरियड में, वैदिक पीरियड में जो हमारी साइंस थी, उसमें जो ज्ञान निहित है, उस ज्ञान की सत्यता को कसौटी पर कसने की कोशिश आज है, और मैं समझता हूँ तभी इसका उद्देश्य पूरा हो। धन्यवाद।